जो श्रेय मुझे दिया जाता है वह वास्तव में मेरा नहीं है। यह आंशिक रूप से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव का है, जिन्होंने मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का एक मोटा मसौदा तैयार किया था। श्रेय का एक हिस्सा मसौदा समिति के सदस्यों को दिया जाना चाहिए, जो, जैसा कि मैंने कहा, 141 दिनों तक बैठे रहे और जिनकी नए फॉर्मूले तैयार करने की सरलता और विभिन्न दृष्टिकोणों को सहन करने और समायोजित करने की क्षमता के बिना तैयार करने का कार्य किया गया। संविधान इतने सफल निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। इससे भी बड़ा श्रेय संविधान के मुख्य प्रारूपकार श्री SN मुखर्जी को जाना चाहिए। सबसे जटिल प्रस्तावों को सबसे सरल और स्पष्ट कानूनी रूप में रखने की उनकी क्षमता की तुलना शायद ही की जा सकती है, न ही उनकी कड़ी मेहनत की क्षमता की। वह विधानसभा के अधिग्रहण के रूप में रहे हैं। उनकी मदद के बिना इस सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में कई और साल लग जाते। मुझे श्री मुखर्जी के अधीन काम करने वाले स्टाफ के सदस्यों का उल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और कितनी देर तक मेहनत की है, यहां तक कि कभी कभी आधी रात के बाद भी। मैं उन सभी को उनके प्रयास और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रोत्साहित करना। प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन होता यदि यह संविधान सभा केवल एक भीड़ भाड़ वाली भीड़ होती, बिना सीमेंट का टेस्लेटेड फुटपाथ, एक काला पत्थर यहां और एक सफेद पत्थर, जिसके प्रत्येक सदस्य या प्रत्येक समूह के लिए एक कानून होता। अपने आप अराजकता के अलावा कुछ नहीं होता। विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व से अराजकता की यह संभावना शून्य हो गई, जिससे इसकी कार्यवाही में व्यवस्था और अनुशासन की भावना आई। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के कारण ही है कि मसौदा समिति प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन के भाग्य के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ विधानसभा में संविधान का संचालन करने में सक्षम थी। कांग्रेस पार्टी इसलिए वह विधानसभा में संविधान के मसौदे को सुचारू रूप से पेश करने के लिए सभी श्रेय के हकदार हैं। यह भी पढ़ें वर्टिकल बार डॉ भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक। यदि सभी सदस्य दलीय अनुशासन के अधीन हो जाते तो इस संविधान सभा की कार्यवाही बहुत नीरस होती। पार्टी अनुशासन अपनी सारी कठोरता के साथ इस सभा को हां में हां मिलाने वाले लोगों की सभा में बदल देता। सौभाग्य से वहां विद्रोही थे। वे थे श्री कामत, डॉ PS देशमुख, श्री सिधवा प्रो। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वे अधिकतर वैचारिक थे। यह कि मैं उनके सुझावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इससे न तो उनके सुझावों का महत्व कम हो जाता है और न ही विधानसभा की कार्यवाही को जीवंत बनाने में उन्होंने जो सेवा प्रदान की है वह कम हो जाती है। मैं उनका कृतज्ञ हूं, लेकिन उनके लिए मुझे संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों की व्याख्या करने का वह अवसर नहीं मिला होता जो संविधान को पारित करने के मात्र यांत्रिक कार्य से अधिक महत्वपूर्ण था। अंत में, अध्यक्ष महोदय, आपने जिस तरह से इस विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने विधानसभा के सदस्यों के प्रति जो शिष्टाचार और सम्मान दिखाया है उसे इस विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाले लोग कभी नहीं भूल सकते। ऐसे अवसर आए जब मसौदा समिति के संशोधनों को उनकी प्रकृति में विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर रोकने की मांग की गई। मेरे लिए वे बहुत चिंताजनक क्षण थे। इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं कि आपने कानूनवाद को संविधान निर्माण के कार्य को विफल करने की अनुमति नहीं दी। मेरे मित्रों सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और श्री TT कृष्णामाचारी ने संविधान की जितनी रक्षा की पेशकश की जा सकती थी की है। इसलिए मैं संविधान की खूबियों में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका खराब होना निश्चित है, क्योंकि जिन लोगों को इसे लागू करने के लिए बुलाया जाता है वे बहुत बुरे होते हैं। कोई संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह तब अच्छा साबित हो सकता है जब उसे लागू करने के लिए जिन लोगों को बुलाया जाए वे अच्छे लोग हों। किसी संविधान का कार्य करना पूरी तरह से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों की ही व्यवस्था कर सकता है। राज्य के उन अंगों का कामकाज जिन कारकों पर निर्भर करता है वे लोग और राजनीतिक दल हैं जिन्हें वे अपनी इच्छाओं और अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए अपने उपकरण के रूप में स्थापित करेंगे। कौन कह सकता है कि भारत के लोग और उनके उद्देश्य कैसे हैं, या वे उन्हें प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी तरीकों को प्राथमिकता देंगे? यदि वे क्रांतिकारी तरीकों को अपनाते हैं तो संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो,
यह कहने के लिए किसी भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं है कि यह विफल हो जाएगा। इसीलिए लोगों और उनकी पार्टियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ के बिना संविधान पर कोई भी निर्णय पारित करना व्यर्थ है। संविधान की निंदा मुख्यतः दो पक्षों, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, से होती है। वे संविधान की निंदा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि यह सचमुच एक खराब संविधान है? मैं नहीं कहने का साहस करता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती है। उन्हें मुआवजे के भुगतान के बिना सभी निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण या सामाजिककरण करने की स्वतंत्रता देनी होगी।